हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया एंड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जो हिंदू विकास दर है, क्या है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस रीजन की वजह से ये न्यूज में था, आज हम सब कुछ देखेंगे। क्या ऐसा रीजन हुआ कि डॉक्टर रघुराम राजन को बोलना पड़ा कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है इट माइट रिजेंबल द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो हम पहले 1960s 1970s की इंडियन इकोनॉमी के लिए जानते थे। वापस से वो विकास दर क्यों आ रहा है, इसके क्या क्या रीजन है, आइए डिटेल में जानते हैं। तो हमारे जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत क्लोज है हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ के। जहां पे जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है, उन्होंने जो फिगर्स रिलीज करे थे उसी के बेसिस पे मिस्टर राजन ने ये अनाउंसमेंट करा या ये एक स्टेटमेंट जारी करा। जहां पे जो लेटेस्ट नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स आए हैं ना मार्च 2023 में, वहां पे एक सीक्वेंशियल ग्रोथ का स्लो डाउन दिखाया गया, स्पेशली क्वार्टरली ग्रोथ का। और ये बोला गया कि ये जो ऐसे आंकड़े हैं, ये जो तिमाही विकास अगर हम बात करें, अनुक्रमी मंदी है, ये बहुत ज्यादा वरीसम है। दिस इज अ वेरी होपलेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो मिस्टर राजन ने देखी, क्या क्या चीजें बताई उन्होंने व्हेन ही स्टार्टेड दी एनएसओ का जो जो भी हमारे पास आप बोल सकते हो जो प्रोविजंस आए थे। उन्होंने बोला कि जो पीएलआई हमारी स्कीम थी, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी जॉब्स दैट वर क्रिएटेड एंड व्हाट वाज द प्राइस पर जॉब, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करे गए हैं उसके हिसाब से सिर्फ 3% प्रिडिक्टेड जॉब्स को क्रिएट किया गया है। अगर हम टोटल देखेंगे हाउ मेनी जॉब्स वर क्रिएटेड, व्हाट प्राइस इट वाज गिवन, दैट इज जस्ट अराउंड 0.6%। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम बात करें कंटिन्यूअसली कि हिंदुस्तान में कितना चेंजेस आ रहा है, कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं एज पर द पीएलआई स्कीम, दैट इज जस्ट 0.6%, 1% भी नहीं है। इन्हीं स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे सिर्फ 3% प्रिडिक्टेड जॉब्स है, एक्चुअल जॉब तो सिर्फ 0.6% है। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है, वरीसम सिचुएशन है कि जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी स्कीम्स आ रही है, देन व्हाई आर द जॉब्स नॉट बीइंग क्रिएटेड। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, दोनों में ही काम कर रहा है, कोशिश करी जा रही है कि हम एम करें जॉब्स को क्रिएट करने के। बट देन अगेन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में भी देयर आर एन नंबर ऑफ सेक्टर्स, इट इज not just related to one computer industry. We have tourism, we have finance, we have shipping, we have banking, we have investment. But दिक्कत ये आ रही है, even insurance, दिक्कत ये आ रही है कि हर सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट की जा रही है, they are not paramount of the money which has been already put in या flown in. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जिसके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है, जिसको लेके इतने सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है स्लो ग्रोथ रेट इकोनॉमी का, जो कि 1950 से 1980 तक हिंदुस्तान का हालत था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का विकास दर होता था। ये टर्म को कॉइन करने का श्रेय जाता है इकोनॉमिस्ट राजकृष्णा को, जिन्होंने 1970s में इस टर्म का यूसेज बताया। और इसी टाइम पे उन्होंने ये बोला कि इंडियन इकोनॉमी एक एवरेज रेट पे ग्रो करती है, रफली 3.5% पर ईयर, which was very lower than other developing countries like South Korea, Taiwan and Hong Kong. फीचर्स क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की, जिसकी वजह से हमको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो हम देख सकते हैं 4.5%, 4.3, 4.2% के अराउंड रहता है। स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम कितना भी मेक इन इंडिया पे इम्पेटस डाल दे, कितना भी फोकस कर ले, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज समहाउ नॉट गेटिंग दैट पुश, वो अभी भी उतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया है, जहां पे कहा एक दौर पे एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एग्रीकल्चर अपने आप में स्टैग्नेंट हो गया है। वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर हैंड टू वर्क अपॉन इट। लाइसेंस राज अगेन इज कमिंग इन वन फॉर्म और द अदर। अभी तो नहीं इतना देखने को मिलता, बट 1991 तक, एलपीजी रिफॉर्म से पहले, लाइसेंस राज हिंदुस्तान में बहुत प्रोमिनेंट था, जहां पे अगर आपको कुछ भी प्राइवेट ओनरशिप चाहिए, प्राइवेट फैक्ट्रीज, कंपनी सेटअप करनी है, यू हैव टू गेट एन नंबर ऑफ लाइसेंसेस फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। वो अपने आप में बहुत बड़ा हेडेक होता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, अगर हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें। पहले क्या होता था, और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना होता था, कि हिंदुस्तान में इंश्योर किया जाता था कि बाहर की कंपनी ज्यादा आके काम ना करें, ये देखा जाता था। रादर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज वन ऑफ दोज एरियाज। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो बाय द टाइम की एलपीजी रिफॉर्म स्कीम ना, हम लोगों को जो सबसे बड़ा फीचर फेस करना पड़ता था एलपीजी रिफॉर्म्स में, वो यही होता था कि भाई किस तरीके से हम बिफोर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले तो हम भाई अपनी इकोनॉमी को, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा लें।
उसके बाद अगर रही बची कसर रह गई, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आने भी लगे तो ये बोला गया कि हम कैसे फॉरेन इंपोर्ट्स को हटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से लाके। अब भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन हिंदुस्तान का कभी भी अच्छा नहीं रहा था, 50s 60s 70s 80s 90s के दौर में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। और जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आई, दिक्कत क्या हुई, डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन फिर से श्रिंक हो गया। फिर आया इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, again import substitution and inefficient public sector were like best friends, they used to walk hand in hand। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कहां झेलने को मिला, किसको झेलने को मिला, रहा था कॉमन मैन को, कंज्यूमर को, क्योंकि पहला उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती थी, जिन जिन चीजों की चॉइस होती थी दोस थिंग्स वर नॉट गुड इनफ। चलो तभी रह बची कसर जो थी वो पूरी की गई किसी तरीके से हिम्मत करके, जब एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए तब भी इट हैपेंड कि हमारे देश को जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली। अब कंज्यूमर को चॉइस मिल गई, बहुत सारी कंज्यूमर सोवरेनिटी भी आ गई, बट देन अगेन द पीपल डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ चॉइस इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। फिर आई लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये 1950 से 1990s तक की हिंदुस्तान की कहानी थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी नहीं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो आएगा कहां पे। What were the major concerns जो मिस्टर राजन ने रेज करे, उन्होंने दो फैक्टर्स में अपने कंसर्न्स रेज करे। पहला उन्होंने बोला कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन पर है, दूसरा उन्होंने बोला कि लोअर ग्रोथ पोटेंशियल ये ज्यादा हाइप्ड है। ठीक है, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें 4.5% फॉल हो चुका है सितंबर 2019 से टिल 2020। पैंडेमिक के दौरान हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है शार्पली कॉन्ट्रैक्ट करी थी एंड जीडीपी आ गया था 7.7% के अराउंड। Along with that, Mr. Rajan noted कि इंडिया का जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है that will be lower in the past, क्योंकि हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन है, हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन का डिक्लाइन है, हमारे पास स्लगिश इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उन्होंने एक चीज पे और फोकस करा कि किस तरीके से पुअर परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, और इन सब की वजह से देयर इज अ ह्यूज कॉन्स्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ। अब उन्होंने बोला प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम का कोई समाधान तो होगा। There has to be certain suggestions and obviously Mr. Rajan gave the suggestions। उन्होंने बोला कि आप स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को एड्रेस करो ना, जो जो चीजें ग्रोथ को पीछे पकड़ रही हैं आप उनको उन पे काम करो, आप इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप इन्वेस्ट करो एजुकेशन में, आप इंप्रूव करो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इंडिया, आप एम्फेसिस लेकर आओ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करो, आप इंश्योर करो कि करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रही हमारी, हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो भी इनइक्वालिटीज है इंडिया में इकोनॉमिकली उन सबको एड्रेस किया जाए, ताकि जो टारगेटेड ग्रुप्स है जिनको सब्सिडीज मिलती है उसको मिले जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल वोट बैंक। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी UPSC Unstoppable। Thank you so much and have a fantastic day everyone।